स्टेडीमेंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं एनसीईआरटी साइंस से संबंधित टॉपिक। ये जो टॉपिक है ये 7th स्टैंडर्ड की जो बुक है उससे लिया गया है। उसका चैप्टर नंबर 6 है जीवों में श्वसन। इस चैप्टर में या इस वीडियो में हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में हमने जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं जिनको समझने में दिक्कत होती है उनके लिए जो कठिन शब्द हैं उनका इंग्लिश वर्जन साथ में दिया गया है ताकि वो प्रत्येक बिंदु को आसानी से समझ सकें। वीडियो पर अंत तक बने रहें, वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो शुरू कर रहे हैं आज का वीडियो जीवों में श्वसन। सबसे पहला बिंदु है सभी जीव जो हैं वो सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं कि जो सूक्ष्म इकाइयाँ होती है छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं उनसे ये जीव बने होते हैं जिन्हें कोशिकाएं या फिर सेल्स कहते हैं। कोशिकाओं को सेल्स भी कहा जाता है। जीव की प्रत्येक कोशिका जो है वो पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जो कोशिका होती है वो क्या क्या काम करती है वो इस बिंदु में हमने देखा है। अगला बिंदु है सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है कि भोजन से हम ऊर्जा प्राप्त करेंगे तो उसके लिए हमें श्वसन क्रिया करनी पड़ती है। श्वास के माध्यम से ऑक्सीजन जो है वो शरीर की प्रत्येक कोशिका में जाती है और भोजन के विखंडन में सहायता प्रदान करती है कि वो जो वायु है जो श्वसन के द्वारा हम अंदर लेते हैं वो प्रत्येक सेल्स में जाती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा क्या होती है मुक्त होती है, बाहर निकलती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कोशिकीय श्वसन क्या है। सभी जीवों की कोशिकाओं में यह कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब हम अगले बिंदु की बात करें। अगले बिंदु में दिया गया है कि कोशिका के अंदर भोजन मतलब जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। तो वो जो भोजन है वो ऑक्सीजन का उपयोग करके किस किस में विखंडित हो जाता है वो यहाँ पर बताया गया है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो वह वायवीय श्वसन कहलाता है। तो वायवीय श्वसन क्या होता है वो भी इसमें बताया गया है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन जो है वो विखंडित हो सकता है। तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि भोजन को विखंडित होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन के बगैर भी भोजन जो है वो विखंडित हो सकता है और इस प्रकार का जो प्रक्रम है उसको अवायवीय श्वसन कहा जाता है। जैसे कि जो यीस्ट है वो ये अवायवीय श्वसन का प्रमुख उदाहरण माना जाता है। यीस्ट जो है यह एक कोशिकीय जीव है। इसमें एक कोशिका पाई जाती है जो अवायवीय श्वसन द्वारा अल्कोहल बनाता है जिसका प्रयोग शराब व बियर बनाने में किया जाता है। तो शराब व बियर बनाने में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। इस चित्र में हम देखें तो इसमें अलग अलग कार्य करते हुए हमें इंसान दिखाई दे रहे हैं। तो अलग अलग कार्य करने पर जो इनकी श्वसन दर जो है वो भी अलग अलग होती है। कोई दौड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो सभी में जो श्वसन दर है वो हमें अलग अलग दिखाई देती है। अगला जो बिंदु है वह है भोजन के विखंडन से ग्लूकोज मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है वो बनता है। तो भोजन के विखंडन से ग्लूकोज का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा जो है ये ग्लूकोज
तो ये इसमें क्या बनाता है, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा ये बनाता है। फिर हम देखें ग्लूकोज जो है वो पेशी में ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाता है, तो वो बनाता है लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में पेशी में बनाएगा लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो विखंडन की क्रिया है उसमें ये एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण करता है। अगले बिंदु की हम बात करें कि अधिक व्यायाम करने से जो पेशियां होती हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी आने से शरीर में ऐंठन का अनुभव होता है। जो ऐंठन होती है कि शरीर अकड़ जाता है, ऐंठ जाता है, तो वो गर्म पानी व मालिश से वो ऐंठन दूर हो जाती है। अगले बिंदु की हम बात करें, ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्च श्वसन कहलाता है। तो ये अंतः श्वसन और उच्च श्वसन ये क्या होता है, ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना तो अंतः श्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उसे बाहर निकालना उच्च श्वसन कहलाता है। किसी व्यक्ति का 1 मिनट में जो श्वसन करना है वो श्वसन दर कहलाती है, कि व्यक्ति जो है वो 1 मिनट में कितना श्वसन करता है वो उसकी दर कहलाती है। अगले बिंदु की हम बात करें तो इसमें दिया गया है कि कोई जो वयस्क है वो विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से लेकर 18 बार एवं व्यायाम करने के बाद श्वसन दर जो है वो 25 हो जाती है। मतलब व्यायाम करने के बाद उनमें उसकी जो श्वसन दर है वो बढ़ जाती है, और वो आराम करता है तब उसकी श्वसन दर जो है वो कम रहती है। शारीरिक सक्रियता के बढ़ने से श्वसन दर जो है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अभी हमने चित्र देखे थे, जो जैसी शारीरिक क्रिया कर रहा है उसी के अनुसार उसकी श्वसन दर जो है वो बढ़ती या कम होती जाती है, वो हमने चित्र में पहले देख लिया है। अब हम अगले बिंदु की बात करें तो इसमें दिया गया है, जब हम वायु को अंतः श्वसन के द्वारा अंदर लेते हैं तो यह नथुनों से नासा गुहा में चली जाती है। मतलब ये नाक से हम उस श्वसन को क्या श्वसन करते हैं तो वो जो वायु है वो नाक से हमारे फेफड़ों में जाती है, फिर श्वास नली से फेफड़ों में वो चली जाती है, और फेफड़े जो हैं वो कहाँ पर स्थित होते हैं, वक्ष गुहा में वो स्थित होते हैं। ये सभी हम चित्र के माध्यम से भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे ताकि आप आसानी से समझ सकें। यक्ष गुहा जो है ये पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है, कि इसके चारों ओर जो है वो पसलियाँ हमें दिखाई देती हैं। एक बड़ी पेशीय परत को मध्यपट, जिसको अंग्रेजी में डायाफ्राम कहते हैं, तो वो मध्यपट कहलाती है। सबसे बड़ी जो पेशी है उस सबसे बड़ी पेशीय परत को मध्यपट कहा जाता है, जो वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। अगला बिंदु है, अंतः श्वसन के समय पसलियाँ जो हैं वो ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं, कि जब हम अंतः श्वसन करते हैं तब ये पसलियाँ जो है वो ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं, और डायाफ्राम जो है वो नीचे की ओर गति करता है, मतलब वो उसके अपोजिट गति करेगा। ये अगर पसलियाँ ऊपर की ओर गति करेंगी तो डायाफ्राम जो है वो नीचे की ओर गति करता है। यह गति वक्ष गुहा के आयतन को क्या करती है, बढ़ा देती है, विस्तृत कर देती है, उसमें वृद्धि कर देती है, और वायु जो है वो फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़े वायु से क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं। इसके अपोजिट जो बिंदु है वो नीचे वाला हम देख लेते हैं। उच्च श्वसन के समय पसलियाँ जो हैं वो नीचे और अंदर की ओर आती हैं, और ऊपर अंतः श्वसन में क्या था, वो ऊपर और बाहर की ओर थी, और उस श्वसन में क्या होता है वो नीचे और अंदर की ओर है, तो ये इसके अपोजिट है। जबकि जो डायाफ्राम है वो ऊपर की ओर, ऊपर वाले में क्या था, नीचे की ओर, और यहाँ क्या है, ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है, जैसे इसकी पहले वाली स्थिति थी उस स्थिति में ये वापस आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का जो आयतन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ऊपर में हमने क्या देखा था, बढ़ गया था। अंतः श्वसन में ये बढ़ जाता है और उच्च श्वसन में ये
इसका आयतन जो है वक्ष गुहा का वो कम हो जाएगा। इस कारण वायु जो है वो फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। तो उस श्वसन में वायु जो है फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है और अंतर श्वसन में ये फेफड़े वायु से भर जाते हैं। अब हम चित्र के माध्यम से भी अंतर श्वसन और उच्च श्वसन देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं मानव श्वसन श्वसन तंत्र, उसके बाद में हम अंतर श्वसन और उच्च श्वसन देखेंगे। तो इसमें जो ये नाक है ये नासा गुहा है और ये मुख जो है ये मुख गुहा है। इधर हम बात करें ये ग्रसनी है, इधर हम बात करें ये श्वास नली है, ये क्या है ये फेफड़े हैं और इधर भी ये क्या है फेफड़े हैं। फिर हम आगे बात करें जो हड्डियों की तरह जो दिखाई देती हैं सीने में जो होती हैं ये क्या है ये पसलियाँ हैं। डायफ्राम ये नीचे जो है ये डायफ्राम है जो हमने अभी पढ़ा था। तो ये मानव का श्वसन तंत्र है। अब हम अंतर श्वसन और उच्च श्वसन के चित्र भी देख लेते हैं। अब हम दो चित्र देख रहे हैं। वायु अंदर आती है ये तो अंतर श्वसन हो गया और वायु जो है वो बाहर की ओर धकेल दी जाती है ये उच्च श्वसन हो गया। दोनों में देख लेते हैं क्या अंतर हमें दिखाई देता है। तो पसलियाँ जो हैं वो बाहर की ओर गति करती हैं। तो इसमें देखिए ये पसलियाँ जो हैं ये बाहर की ओर गति करेंगी जब हम वायु को अंदर लेते हैं और ये जो नीचे डायफ्राम है ये नीचे की ओर गति करता है। इसके अपोजिट उस श्वसन में होता है, उसमें क्या होता है वायु जो है ये पसलियाँ जो है वो अंदर की ओर गति करने लगती हैं और जो डायफ्राम है वो पूर्व की स्थिति में वापस आ जाता है। मतलब इसमें तो ये देखो नीचे झुक गया और इसमें ये पूर्व की स्थिति में वापस आ गया। तो इन दोनों में यही अंतर हमें देखने को मिलता है। यहाँ इस चित्र में हम देख सकते हैं श्वसन की क्रिया विधि। तो पहले आपको यहाँ जो दिखाई दे रहे हैं ये तो एक प्लास्टिक की बोतल हो गई, दोनों चित्रों में दिखाई दे रही है। इसमें तो अंतर श्वसन हो रहा है और इसमें उच्च श्वसन हो रहा है। फिर इसके दो गुब्बारे बंधे हुए हैं, ये पाइप ऊपर से लटकी हुई है, इसमें भी वही दो गुब्बारे हैं और पाइप लटकी हुई है। नीचे के पेंदे में तल में रबर शीट बंधी हुई है। इस रबर शीट को हम खींचते हैं तो अंतर श्वसन होता है और ये गुब्बारे फूल जाते हैं और जैसे इस रबर शीट को छोड़ते हैं तो ये पहले वाली अवस्था में यहाँ आ जाती है और पहले वाली अवस्था में आने पर क्या होते हैं ये गुब्बारे जो हैं ये सिकुड़ जाते हैं। तो इसमें भी हमने श्वसन की क्रिया विधि को सीख लिया है। अब चलते हैं अगले बिंदु पर। अगला मुख्य बिंदु है हमें छींक क्यों आती है। हमने कई बार देखा है कि हमें जोरदार छींक आती है, तो क्यों आती है उसका क्या कारण है। हमारे अंतर श्वसन के दौरान कुछ धूल कण जो हैं वो हमारी नासा गुहा के रोमों में फंस जाते हैं। कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं, तब ये गुहा की जो कोमल परत होती है उसको उत्तेजित करने का कार्य करते हैं, जिसके कारण हमें छींक आती है। कि कुछ कण जो हैं वो तो नासा गुहा के रोमों में फंस जाते हैं मगर कुछ कण जो है वो अंदर तक चले जाते हैं और उससे उत्तेजना पैदा होती है और हमें छींक आती है। तो छींक आने का यही एक प्रमुख कारण है। छींकने से अवांछित कण जो हैं वो वायु के साथ बाहर निकल आते हैं। कि जो भी कण हैं वो छींकने पर हमारे मुंह के द्वारा या नाक के द्वारा वो बाहर आ जाते हैं। अगर हम दर्पण के आगे उच्छ्वास छोड़ते हैं तो उसकी सतह हमें नमी के कारण धुंधली दिखाई देती है। आप दर्पण के सामने खड़े हो और आप मुंह से श्वास छोड़ोगे तो दर्पण जो है वो धुंधला आपको दिखाई देगा। तो वही इसमें बताया गया है। अगला बिंदु है कॉकरोच व कीटों के शरीर पर जो छिद्र होते हैं वो श्वास रंध्र कहलाते हैं। कि इनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो श्वास रंध्र कहलाते हैं। कीटों में गैस विनिमय के लिए वायु नालियों का जाल बिछा होता है जो श्वास प्रणाल या फिर चालक कहलाता है। श्वास नाल एवं श्वास प्रणाल जो हैं ये केवल कीटों में ही पाए जाते हैं, अन्य किसी जीव में ये नहीं पाए जाते। अगला बिंदु है केंचुआ व मेंढक त्वचा से श्वसन
करते हैं कि इनमें जो श्वसन की क्रिया विधि है वो त्वचा द्वारा संपन्न होती है, जो आर्द्र और श्लेष्मीय होती है। मेंढक में मनुष्य की भांति फेफड़े पाए जाते हैं। तो जिस प्रकार एक मनुष्य के शरीर में फेफड़े होते हैं, उसी प्रकार मेंढक के शरीर में भी फेफड़े पाए जाते हैं। अब हम चित्र के माध्यम से भी इसको समझ लेते हैं। यहाँ हम बात करें तो ये आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है, तो ये कॉकरोच का चित्र आपको दिखाई दे रहा है, और इसमें जो श्वास प्रणाल होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, यहाँ पर आपको ये दिखाए गए हैं। अगला जो बिंदु है वह है कि गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली आदि जीवों में श्वसन अंग जो हैं और श्वसन प्रक्रम जो हैं वो मानव के समान ही पाए जाते हैं। तो कौन कौन से जानवरों में? गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट है, मछलियों में गिल मतलब कलोम पाए जाते हैं, जो जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। गिल जो है वो त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। इसमें रक्त वाहिनियों की संख्या जो होती है वो बहुत ही अधिक होती है, जो गैस विनिमय में उनकी सहायता करती है। अब हम मछली का चित्र भी देख लेते हैं और उसकी श्वसन प्रक्रिया भी देख लेते हैं। यहाँ हम मछली के श्वसन अंग की बात करें तो जो क्लोम होते हैं बाहर की ओर निकले होते हैं, तो यही क्या है, वो क्लोम है, जिसके द्वारा मछली जो है वो श्वसन करती है। अब चलते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु है, पादप जो है वो वायु से ऑक्सीजन अंदर लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को वो निर्मुक्त करते हैं, मतलब वो ऑक्सीजन लेते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ही ग्लूकोज के, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। अगला बिंदु है, पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जो रंध्र कहलाते हैं। पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति ही मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु है, मूल मृदा कणों के बीच का जो खाली स्थान होता है उसमें उपस्थित वायु से ऑक्सीजन वो लेते हैं। अब हम पादप का चित्र भी देख लेते हैं। यहाँ हम देखें मृदा कण में वायु जो है वो किस प्रकार अवशोषित होती है। तो आप यहाँ देखोगे ये क्या है, मृदा के कण है, मतलब मिट्टी के कण हमें दिखाई देते हैं। ये जो है बीच में ये क्या है, मूल रोम है, और नीचे जो मृदा कणों के बीच में ये जगह दिखाई दे रही है ये वायु अवकाश माना जाता है। तो इसी के साथ अपना आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।